हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपने चैनल कुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 1 संसाधन तथा उसका विकास से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्रिय संसाधन है? कोयला, लौह अयस्क, कॉपर, सोना। तो वैसा अक्रिय संसाधन क्या हुआ? वैसा संसाधन जिसका हम लोग पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन सा हो गया आंसर इसका? कोयला। आंसर क्या होगा? कोयला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। तो जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का उदाहरण है? तो दो का क्या हो जाएगा? डी, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय कैसा संसाधन है? वैसा संसाधन जिसका हम लोग पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोयला। ये सब जो है संसाधन है जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते पुनः। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए? पहली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना है, 10वीं वार्षिक योजना है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना जो है शुरुआत किया और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में आया, जो 1956 तक चला। इसमें कृषि कार्य पर भी विशेष जोर दिया गया, उसके बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही होता था कि आने वाले लक्ष्य में जो है, आने वाले 5 वर्षों में जो है भारत का लक्ष्य क्या होगा। भारत अपने लक्ष्य प्राप्त करने की योजनाएं बनाता था और उसको 5 साल में पूरा करने के लिए प्रयास करता था। तो क्वेश्चन नंबर 4, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों का उपयोग रोकना, भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, संसाधनों का शोषण, संसाधनों का समान वितरण। तो वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों का समान वितरण, ताकि सभी लोगों के पास जीवन की निरंतर गुणवत्ता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 5, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? संसाधनों की कमी, कुछ हाथों में संसाधनों का संचयन, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, संसाधनों का उपयोग। पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक संकट के लिए क्या क्या जिम्मेदार है? तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? सी, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? पेट्रोलियम, वन, मशीनें, भूमि। तो आसान सा आंसर है इसका सी, मानव निर्मित कौन सा संसाधन है? मशीन। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? तो संसाधन की कमी का मूल कारण क्या है? संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषण प्रवृत्ति, पिछड़ी तकनीकी। तो संसाधन की कमी का मूल कारण क्या है? ऑप्शन सी, लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी का शोषण प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? तो कहाँ पे हैं समृद्ध भंडार? मैदान, पर्वत, पठार, रेगिस्तान। तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ केंद्रित हैं? पठार में। भारत के जो है संसाधन के आधार, भारत में जो संसाधन हैं उनको हम यदि देखेंगे तो
भारत में जो है मैदान जो है 43% है, जहाँ पे कृषि और उद्योग का कार्य किया जाता है। पर्वत जो है 30% है भारतीय भूभाग का। जो नदियों का बहाव क्षेत्र है, और पठार जो है 27% है, जहाँ से निकलने वाले खनिज का इस्तेमाल हम लोग जो है दैनिक जीवन में करते हैं और राष्ट्र विकास में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में वनों के लिए कितना प्रतिशत वांछित क्षेत्र है? हमारे देश में वन कितना प्रतिशत होना चाहिए ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे? तो 16%, 20%, 23%, 33%। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 33%। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? जैविक, अजैविक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत और सामुदायिक, संभावित और आरक्षित। तो संसाधनों को हम लोग कैसे बांटते हैं? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जैविक और अजैविक। क्लास 10 के चैप्टर 1 में जो है वर्गीकरण दिया हुआ है। वर्गीकरण से बराबर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है, ओरिजिन के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग उसमें उसको विस्तार से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु। तो भूमि निम्नीकरण के लिए क्या जिम्मेदार है, कहाँ जिम्मेदार है, कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा भूमि निम्नीकरण होता है? भूमि निम्नीकरण में मृदा अपरदन, इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ मृदा अपरदन, मृदा का क्षरण। पशुचारण के कारण, अति पशुचारण, जानवरों को ज्यादा चराने से जो है मृदा अपरदन कहाँ पे हो रहा है सबसे ज्यादा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि निम्नीकरण में योगदान नहीं देता है? भूमि निम्नीकरण में कौन सा कारक योगदान नहीं देता है? वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन, मधुमक्खी पालन। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, मृदा अपरदन में जो है मधुमक्खी पालन से कोई अर्थ नहीं है। वनों को काटने से मृदा अपरदन होता है, खनन से भी मृदा अपरदन होता है, अति पशुचारण हम लोग देखे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? चट्टान, लौह अयस्क, सोना, पशु। तो कौन सा जैविक उदाहरण है? 13 का डी, तो जैविक संसाधन पशु है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? वनस्पति जात, प्राणी जात, चट्टाने, मत्स्य पालन, पशुधन। तो कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? बी, चट्टाने। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तरांचल। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी ढलानों पे सीधी सीढ़ीदार खेती की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है खेती इस प्रकार की जाती है, जुताई का तरीका जो है ऐसे होता है ताकि पानी का बहाव हो तो इसकी तीव्रता में जो है कमी आते जाए और मृदा का अपरदन कम हो। लेकिन यदि पहाड़ी ढलानों पर जुताई की प्रक्रिया इस प्रकार रखेंगे तो इसमें मिट्टी का बहाव बहुत तेजी से होता है,
यानी पानी आने पे जो है मिट्टी बहुत तेजी से कटाव आती है इसमें। इस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती सबसे ज़्यादा उत्तरांचल में की जाती है। तो आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी भी है ये? लेटेराइट, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा। तो सबसे ज़्यादा भारत के कौन क्षेत्र भारत के विस्तृत क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। हम लोग जानते हैं कि पूरे नक्शा के आधार पर यदि हम लोग देखते हैं कि भारतीय मैप के आधार पर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे विस्तृत क्षेत्र में जो है यह मिट्टी पाई जाती है। ये पूरे गंगा का इलाका, ब्रह्मपुत्र का इलाका, ये गंगा और यमुना का जो इलाका है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है झील में और भारत में प्रवेश करती है, असम में बहती हुई बांग्लादेश में मिली जाती है। तो ये और एक नदी जो है इम्पोर्टेंट है सिंधु नदी, जो ये भी तिब्बत से निकलती है और लेकिन पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। तो एक गंगा यमुना का दोआब जो है और ब्रह्मपुत्र का दोआब जो है ये जो है जलोढ़ मृदा का समृद्ध क्षेत्र है भारत में। क्वेश्चन नंबर 17, शीत मरुस्थल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में, यानी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो क्या है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 19, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन पोटेंशियल है, इसकी संभावना है, पोटेंशियल है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है इसका, वैसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन से एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, गैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? टाइडल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन, हम लोग पुनः इसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अत्यधिक निस्क्षालन द्वारा बनी मिट्टी क्या है? अधिक निस्क्षालन के द्वारा बनने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर? लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल, खनिज। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आसान सा है, भवन एक जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 23, पहाड़ी ढाल वाली भूमि पर किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन खेती, समोच्च खेती, जैविक खेती, इनमें से सभी। तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है कि पहाड़ी ढालों पर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो समोच्च खेती। समोच्च खेती यानी पहाड़ी ढाल पर हम लोग कैसे खेती करेंगे? इस प्रक्रिया में हम लोग करेंगे, इसी को हम लोग समोच्च खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदी बहती है वहीं पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है चीन से होते हुए और बांग्लादेश में चली जाती है और पश्चिम दिशा से जो है गंगा नदी आके मिलती है और
फरक्का के पास जो है गंगा नदी से एक नदी और निकलती है, हुगली नदी। और ये जो इलाका है सुंदरबन डेल्टा यहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा क्षेत्र किन राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार, महाराष्ट्र के इलाके में दक्कन का पठार, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग यदि इंडिया के मैप को आधे तरीके हाफ बनाते हैं इधर गुजरात से और बंगाल से, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी महाराष्ट्र के दक्कन पठार में ही पाया जाता है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार आकृति है और एक काली मृदा के लिए प्रचुर मात्रा में काली मृदा यहाँ पाई जाती है। थोड़ा बहुत गुजरात में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, रेगुर मिट्टी निम्नलिखित में से किन मिट्टी को कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी किन मिट्टी को कहा जाता है? लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो 26 के आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। इसी मिट्टी को, काली मिट्टी को भी एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, काली कपास मृदा, काली कपास मृदा, रेगुर मिट्टी को ही काली कपास मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, खादर और बांगर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। यानी क्वेश्चन नंबर 28, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 27.38, 28.9 लाख वर्ग किलोमीटर, 36.6 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना है? 2.8, 2.10, 2.4, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील, 18 समुद्री मील, 25 समुद्री मील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का? 30 का आंसर हो जाएगा ए, 12 समुद्री मील। यानी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत की जो सीमा है, समुद्री सीमा, उसको हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं कि जो प्रादेशिक सीमा हो गई, प्रादेशिक सीमा की जो लंबाई है ये 12 नॉटिकल मील है। यानी आधार क्षेत्र से जो है 12 नॉटिकल मील, 12 एनएम, 12 नॉटिकल मील जो है प्रादेशिक सीमा की, भारत की बाउंड्री से जो है प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई जो है 12 नॉटिकल मील है। और एक जो है प्रादेशिक जल सीमा से जो है आधार से 24 नॉटिकल मील जो है संलग्न क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं 24 नॉटिकल मील को हम लोग संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से जो है 200 नॉटिकल मील, यहाँ से 200 नॉटिकल मील क्षेत्र जो है हम लोग इसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। 200 नॉटिकल मील को है जो है हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं इसको। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। 12 नॉटिकल मील को क्या कहेंगे? प्रादेशिक जल सीमा। 24 नॉटिकल मील को संलग्न क्षेत्र और 200 नॉटिकल मील को हम लोग EEZ कहेंगे, अपवर्जक, अपवर्जक आर्थिक
क्षेत्र कहेंगे। और इसको तो हम लोग जानिए प्रादेशिक सीमा, और इसको बोलेंगे संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? भारत में थोरियम का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल। थोरियम का भंडार सबसे ज्यादा केरल में है। क्वेश्चन नंबर 32, रियो डी जेनेरो शहर किस देश में अवस्थित है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, ब्राजील में, पेरू में। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। रियो डी जेनेरो जो है शहर ब्राजील में है, जहां पे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण संरक्षण को लेकर पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? पर्यावरण संरक्षण को लेकर पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1992, 1995, 1985, 1982। तो कब हुआ पर्यावरण संरक्षण को लेकर पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 34, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 15 मार्च 1945, 15 मार्च 47, 25 मार्च 1960, 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950। इस योजना के माध्यम से पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था और 5 साल के विकास लक्ष्य को तय किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 35, एजेंडा 21 का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? पर्यावरण क्षति को रोकना, गरीबी कमी करना, रोगों से निपटना, उपयुक्त में से सभी। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। इसी पृथ्वी सम्मेलन में जो है एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था और इसमें जो है सभी चीज जो है पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना, सभी के बारे में जो है लक्ष्य तय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2015, 12 जनवरी 2020। तो 36 का आंसर क्या हो जाए? 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग की नीति आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथन किनका है? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 38, पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? एफ शुमाकर, केट रवर्थ, नोमी क्लेन, महात्मा गांधी। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? एफ शुमाकर। क्वेश्चन नंबर 39, सतत पोषणीय विकास का विचार किसने दिया? सतत पोषणीय का विकास किसने दिया? ब्रुटलैंड कमीशन, लॉ कमीशन, स्टोल्टेनबर्ग कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया सतत? ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री थी, इन्होंने जो है सतत पोषणीय विकास का विचार दिया। नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 40, क्लब ऑफ रोम ने कब संसाधन संरक्षण की बात व्यवस्थित रूप से की? तो संसाधन संरक्षण की बात क्लब ऑफ रोम ने कब की? 1974 में, 1968 में, 1987 में, 1988 में। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1968 में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और अगले चैप्टर का वीडियो जो है हम लोग फिर से लेके आएंगे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।